हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय आर्ट्स कला संकाय का इतिहास मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट पर मैसेज करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थलों में अन्न भंडारों का होना संभवतः उनकी कृषि पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से क्या संकेत देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन अ, अधिशेष उत्पादन। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में धम्म महामात्यों की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका थी। आंसर है इसका ऑप्शन स, धम्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। इसका थर्ड क्वेश्चन है, महाभारत काल के दौरान धर्मशास्त्रों एवं धर्मसूत्रों में निर्धारित सामाजिक व्यवहार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आएगा ऑप्शन स, इन मानदंडों का पालन सार्वभौमिक रूप से नहीं किया जा रहा था। यद्यपि ब्राह्मणों ने इसे सार्वभौमिक बताया, पर व्यवहार में अपवाद मौजूद थे। फिर है आपका चौथा क्वेश्चन, वर्धमान महावीर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा। फिर है आपका पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, छत्तीसगढ़ में किस नदी को गंगा की संज्ञा दी गई है। तो इसका जो आंसर है वो महानदी है। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका एक अंक वाले प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर किस विदेशी यात्री ने कहा है। तो इसका आंसर है फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा था। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति परंपरा के उपासक थे। तो इसका आंसर है गुरु नानक देव जी निर्गुण भक्ति परंपरा निराकार ईश्वर की उपासना के उपासक थे। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के टुलु वंश से संबंधित थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मुगल काल में वह काश्तकार जिसकी भूमि और घर एक ही गांव में होता था किस श्रेणी के काश्तकार में शामिल था। तो इसका आंसर है, ऐसे किसान को खुद काश्त कहा जाता था जो अपने गांव में ही खेती करते थे। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ में हीरा मुख्य रूप से गरियाबंद ब्रैकेट में आपका लेंगे मैनपुर क्षेत्र और बस्तर जिले में पाया जाता है। तो इस तरीके से पहले 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब बात करते हैं कि 2 नंबर वाले प्रश्न और किस तरीके से लिखना है। ये आपको इस वीडियो से पता लग रहा होगा और इसी तरीके से आपको आंसर देना है। शब्द सीमा को ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको बड़ा आंसर नहीं देना है। जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए उनके अनुसार ही लिखना है। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का किस प्रकार हृदय परिवर्तन कर दिया। 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो युद्ध में हुए भारी रक्तपात और विनाश को देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सदा के लिए युद्ध नीति भेरी घोष त्याग कर धम नीति धम घोष को अपना लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में प्रचलित पितृवंशिकता व्यवस्था का क्या वर्तमान समाज में भी स्थान रखती। किन्हीं 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हाँ, आज भी समाज में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति और उपनाम मिलने की परंपरा प्रचलित है। विवाह के बाद कन्या का गोत्र बदलना इसी व्यवस्था का एक आधुनिक रूप है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपने विवरण को रोचक बनाने में नारियल एवं पान का उदाहरण किस प्रकार प्रस्तुत किया।
तो इसका जो उत्तर आएगा, आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर सैंपल दे रहे हैं ताकि आपको लिखने का तरीका आ जाए, किस तरीके से लिखा जाता है पेपरों में भी, ताकि पूरे में पूरे नंबर मिल सके। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका आंसर है, इब्न बतूता ने नारियल की तुलना मानव सिर से की, 2 आंखें और मुख और पान को बिना फल वाला अनोखा पत्ता बताया, जिससे विदेशी पाठक चकित रह गए और विवरण रोचक बन गया। फिर 5वां प्रश्न है, मुगल काल में उगाई जाने वाली 2 व्यावसायिक फसलों के नाम एवं उपयोग बताइए जो आज भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर है, कपास वस्त्र निर्माण के लिए, दूसरा गन्ना चीनी और गुड़ बनाने के लिए। ये दोनों जिन्स ए कालिम सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी और आज भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6, परिकल्पना कीजिए ब्रिटिश काल में किसान ऋणग्रस्त ना होते तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई। तो एक कल्पना क्वेश्चन है। कल्पना क्वेश्चन आप किस तरीके से लिखेंगे, यदि किसान ऋणग्रस्त न होते तो कृषि में निवेश कर पाते, जिससे उत्पादन बढ़ता, अकाल की स्थिति कम होती और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर व समृद्ध होती। प्रश्न नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या आशय है। तो इसका आंसर है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू भू राजस्व प्रणाली, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और उन्हें कंपनी को एक निश्चित राजस्व चुकाना होता था। तो ये 7 तक के प्रश्न है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा रहेगा 75 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा। लिखने का तरीका आपको यहाँ पर मिलेगा। हालांकि अभिलेख इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फिर भी इन साक्ष्यों की कुछ सीमाएं इस कथन के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो इसका जो आंसर है, अभिलेखों की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। तकनीकी सीमाएं, कई बार अभिलेखों के अक्षर बहुत हल्के उत्कीर्ण होते हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है, या अभिलेख का कुछ भाग टूटा हुआ हो सकता है जिससे शब्द लुप्त हो जाते हैं। अर्थ का अनिश्चय, शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझना कठिन होता है क्योंकि वे किसी विशेष संदर्भ या स्थानीय बोली में लिखे हो सकते हैं। सीमित विवरण, अभिलेख केवल शासकों और विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करते हैं। इसमें आम जनता, किसानों और दैनिक जीवन की जानकारी का अभाव होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। तो इसका जो आंसर है, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है क्योंकि पहला, दीर्घकालीन रचना, इसकी रचना 1000 वर्षों 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक होती रही। विविध योगदान, यह किसी एक लेखक की कृति नहीं है। मूल कथा में समय समय पर अनेक आख्यान, उपदेश और क्षेत्रीय कहानियाँ जोड़ी गई। अनेक रूपांतरण, यह ग्रंथ संस्कृत के अलावा विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुआ और मूर्तिकला, चित्रकला व नाटकों के माध्यम से इसे बार बार नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से आपका 9th आंसर हो जाता है। फिर आपका 10th है, बर्नियर द्वारा भारत में प्रचलित भू राजस्व के संबंध में दिए गए वृत्तांत का परीक्षण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में भूमि स्वामित्व के बारे में भ्रामक विवरण दिया। पहला, राजकीय स्वामित्व, बर्नियर ने कहा कि भारत में सारी भूमि का स्वामी राजा बादशाह है और निजी भू स्वामित्व का अभाव है। कृषि का विनाश, उसने तर्क दिया कि चूंकि किसान भूमि के मालिक नहीं थे इसलिए वे भूमि सुधार में रुचि नहीं लेते थे, जिससे कृषि का पतन हो रहा था। तो शोषण, उसने बताया कि जमींदार और अधिकारी किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि बर्नियर निजी स्वामित्व का अभाव वाला तर्क पूरी तरह सत्य नहीं था।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है 11वां, मुगल काल में चांदी की बहुलता के कारणों को समझाइए। तो मुगल काल विशेषकर 16वीं और 17वीं सदी में भारत में चांदी का भारी प्रभाव हुआ, जिसके कारण थे व्यापार संतुलन। भारत का विदेशी व्यापार संतुलन उसके पक्ष में था। भारतीय मसालों और कपड़ों की वैश्विक मांग अधिक थी। दूसरा, भुगतान का माध्यम, विदेशी व्यापारी भारतीय सामान के बदले सोना चांदी में भुगतान करते थे। साम्राज्य विस्तार, मुगलों ने बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे चांदी का आयात सुगम हुआ और सिक्कों की ढलाई के लिए पर्याप्त धातु उपलब्ध हुई। गुरु घासीदास के विचार आज के समाज में कितने प्रासंगिक है, समझाइए। तो इसका आंसर है गुरु घासीदास जी यानी कि सतनाम पंथ के संस्थापक के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा सामाजिक समानता। उन्होंने जाति पाति और उच्च नीच का कड़ा विरोध किया, जो आज सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। सत्य का आचरण, उनका संदेश सत्य ही ईश्वर है। सतनाम नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। नशा मुक्ति और अहिंसा, उन्होंने मांस मंदिरा के त्याग और जीव दया का संदेश दिया, जो स्वस्थ और हिंसा मुक्त समाज के निर्माण के लिए आज भी प्रासंगिक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित और प्रमुख शहर था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सुनियोजित नगर निर्माण, शहर को 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग और निचला शहर। सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी, ग्रिड पद्धति। विशाल स्नानागार, दुर्ग क्षेत्र में स्थित एक आयताकार जलाशय मिला, जो चारों ओर से गलियारों से घिरा था और इसका उपयोग संभवतः विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। जल निकासी प्रणाली, यहाँ की नालियाँ अद्भुत थी। हर घर की नालियाँ गली की बड़ी नाली से मिलती थी। नालियाँ ढकी हुई थी और नियमित सफाई के लिए मैनहोल बनाए गए थे। अन्नगार, यहाँ अनाज रखने के लिए विशाल कोठार मिले हैं, जो अधिशेष उत्पादन और कर संग्रहण का संकेत देते हैं। शहरी जीवन, पक्की ईंटों के बहुमंजिला मकान, कुएं और सफाई व्यवस्था एक विकसित नगरीय सभ्यता को दर्शाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर की महानम्मी डिब्बा क्यों प्रसिद्ध था, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है महानम्मी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य की एक विशाल मंच संरचना थी। इसकी प्रसिद्धि के कारण निम्नलिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट, विशाल संरचना। यह शहर सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशाल मंच था। आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट, जो इसकी भव्यता को दर्शाता था। दूसरा है धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाए जाने वाले 10 दिवसीय हिंदू त्यौहार दशहरा महानवमी के अवसर पर भव्य अनुष्ठान होते थे। शक्ति प्रदर्शन, इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी ताकत, सत्ता और राजकीय वैभव का प्रदर्शन करते थे। समारोह, यहाँ मूर्तियों की पूजा, जानवरों की बलि, कुश्ती, नृत्य और शोभा यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित होते थे। नायक और कर, इस दिन साम्राज्य के नायक, सेनापति और अधीनस्थ राजा अपनी सेना के साथ उपस्थित होते थे और राजा को भेंट देते थे, जो राजा की संप्रभुता का प्रतीक था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के कारणों का समीक्षा कीजिए। तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, दमनकारी नमक कानून। ब्रिटिश शासन ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार कर रखा था और उस पर भारी कर लगाया गया था। आम आदमी की ज़रूरत, नमक अमीर और गरीब सभी के भोजन का अनिवार्य हिस्सा था। गांधी जी इसे एक प्रतीक के रूप में चुना, जिससे हर भारतीय जुड़ सके। राष्ट्रीय एकता, नमक जैसे सार्वभौमिक मुद्दे ने धर्म, जाति और वर्ग के भेदों को मिटाकर पूरे देश को एकजुट किया।
सविनय अवज्ञा का आरंभ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग के बाद गांधी जी के एक ऐसे आंदोलन के तलाश में थे जो ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती दे सके। आर्थिक शोषण का विरोध, नमक कर, भारत के संसाधनों के दोहन और गरीब जनता पर ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक था, जिसे तोड़कर गांधी जी अंग्रेजी राज की अनैतिकता को उजागर करना चाहते थे। उसके बाद है आपका अगला, संघवाद पर संविधान सभा के सदस्यों के विचारों का विश्लेषण कीजिए। संविधान सभा में भारत के संघीय ढांचे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन पर गहन बहस हुई। पहला, मजबूत केंद्र के पक्षधर जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और गोपाल स्वामी अयंगर का मानना था कि विभाजन और सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में एक मजबूत केंद्र अनिवार्य। उनका तर्क था कि कमजोर केंद्र देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखने में अक्षम होगा। राज्यों के अधिकारों के समर्थक के संथानम जैसे सदस्यों ने तर्क दिया कि यदि केंद्र के पास बहुत अधिक शक्तियां होगी तो वो अपने दायित्वों का बोझ तले दब जाएगा और राज्य विकास कार्यों में पिछड़ जाएंगे। उन्होंने वित्तीय स्वायत्तता की मांग की। संतुलित दृष्टिकोण, अंततः यूनियन ऑफ इंडिया राज्यों का संघ का प्रारूप अपनाया गया। शक्तियों को 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती में बांटा गया, जिससे झुकाव मजबूत केंद्र की ओर रखा गया। जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना ताकि राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे। फिर आपका मानचित्र कार्य आएगा, जिसके लिए आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको पॉइंटिंग करना इजी हो जाए। तो दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। 1857 क्रांति का आरंभिक केंद्र था मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में आता है। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल, जो गुजरात में आता है। छत्तीसगढ़ में विश्व की प्राचीन नाट्यशाला जोगीमारा सीता बेंगरा गुफा, जो रामगढ़ सरगुजा में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, विजयनगर कर्नाटक। फिर अथवा पर 1857 ईस्वी क्रांति में नाना साहब द्वारा नेतृत्व स्थल कानपुर। हड़प्पा संस्कृति में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त करने वाला राज्य कालीबंगन, राजस्थान। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला नगर बैलाडीला, दंतेवाड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, राजस्थान। तो इस तरीके से आपको मैप पॉइंटिंग में इजी होगा। फिर आपका 6 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के कौन कौन कारण थे, स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल विशेषकर गुप्त काल और उसके बाद में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के प्रमुख निम्नलिखित कारण थे। पहला, वैदिक धर्म की जटिलता। वैदिक यज्ञ और कर्मकांड अत्यंत खर्चीले और जटिल हो गए थे। आम जनता को एक सरल धर्म की आवश्यकता थी। दूसरा, भक्ति की अवधारणा। पौराणिक धर्म में भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। इसमें पूजा करना आसान था और मोक्ष के लिए जाति या लिंग का कोई बंधन नहीं था। त्रिमूर्ति की उपासना, ब्रह्मा विष्णु और शिव त्रिमूर्ति की अवधारणा लोकप्रिय हुई। विष्णु के अवतारों जैसे रामकृष्ण ने धर्म को आम लोगों से जोड़ा। मंदिरों का निर्माण, राजा द्वारा भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। इससे मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला। फिर है आपका स्थानीय पंथों का समावेश। पौराणिक हिंदू धर्म ने स्थानीय देवी देवताओं और लोक परंपराओं को अपने में समाहित कर लिया। जैसे जगन्नाथ जी को विष्णु का रूप माना गया। पुराणों की रचना, पुराणों को सरल संस्कृत में लिखा गया, जिसे शूद्र और महिलाएं भी सुन सकती थी। इसने धार्मिक ज्ञान को सर्वसुलभ बनाया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। आपके विचार में मध्यकाल में ऐसे कौन कौन से कारण थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय में योगदान दिया? उत्तर है, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जिम्मेदार थे। जाति प्रथा की कठोरता, हिंदू समाज में जाति व्यवस्था और छुआछूत बहुत कठोर हो गई थी।
निम्न जातियों के लोग सम्मानजनक स्थान पाने के लिए भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित हुए, जो समानता की बात करता था। इस्लाम का प्रभाव। भारत में इस्लाम के आगमन के एकेश्वरवाद, एक ईश्वर और भाईचारे के विचार फैले। संतों ने महसूस किया कि कर्मकांडों के बजाय प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है। धार्मिक जटिलता। धर्म केवल ब्राह्मणों और क्लिष्ट संस्कृत भाषा तक सीमित था। भक्ति संतों ने इसे सरल बनाया। लोक भाषा का प्रयोग। संतों जैसे कबीर, नानक, मीरा, तुलसीदास ने जनता की भाषा हिंदी, ब्रज, अवधी, तमिल में उपदेश दिए, जिससे आम लोग उससे तुरंत जुड़ गए। सूफी संतों का प्रभाव। सूफी संतों की उदारता और प्रेम पूर्ण वातावरण ने भी भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। मंदिरों का विनाश। आक्रमणकारियों द्वारा मूर्तियों और मंदिरों को तोड़े जाने पर लोगों का ध्यान बाह्य पूजा से हटकर आंतरिक भक्ति, हृदय में ईश्वर की ओर गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए, स्पष्ट कीजिए। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अत्यंत कठोर और कूटनीतिक कदम उठाए। सैन्य शक्ति का प्रयोग। ब्रिटेन से नई सैन्य टुकड़ियां मंगवाई गई। संचार व्यवस्था। टेलीग्राफ का उपयोग कर सेना को तेजी से विद्रोह वाले क्षेत्रों में भेजा गया। मार्शल लॉ। उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया। सामान्य सैन्य अधिकारियों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को सजा, फांसी देने का अधिकार दे दिया गया। दिल्ली पर पुनः अंग्रेज ने सबसे पहले विद्रोह के केंद्र दिल्ली पर दो तरफा हमला कलकत्ता और पंजाब से कर उसे वापस जीता, ताकि विद्रोहियों का मनोबल टूट जाए। जमींदारों को लालच। अंग्रेजों ने वफादार जमींदारों को उसकी जागीरें वापस देने का वादा किया और विद्रोहियों के साथ देने वालों की जमीनें जब्त कर ली गई। इससे विद्रोहियों में फूट पड़ गई। बर्बरता पूर्ण दमन। विद्रोहियों में दहशत फैलाने के लिए उन्हें तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया और सार्वजनिक रूप से फांसी दिया गया। तो इस तरीके से इसका आंसर बन जाता है। और ये आप अथवा क्वेश्चन करना चाहते हैं 1857 के विद्रोह के घटनाक्रम को निर्धारित करने में कौन कौन से धार्मिक विश्वासों की भूमिका रही, इसका उल्लेख करना है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आंसर को कवर किया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट देखें, वहाँ पर लिंक दिया गया, तो लिंक पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।